गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैंने आप लोगों को राजा राम मोहन राय, गोपाल कृष्ण गोखले इनके बारे में पढ़ाया था। जिस समय भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस का निर्माण हो गया था और कांग्रेस का निर्माण होने के बाद साधनों के रूप में या तरीके जिनको हम कह सकते हैं, उनके आधार पे कांग्रेस के जो नेता थे वो दो भागों में विभाजित हो गए थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रहे हैं। शुरुआत में राष्ट्रीय कांग्रेस में जो उदारवादी नेता थे उनका प्रभुत्व रहा, लेकिन धीरे धीरे उदारवादियों को भी ये लगने लगा था कि हम अगर इनसे ब्रिटिशर्स से अनुनय विनय करके अपने स्वराज्य की मांग रखेंगे तो शायद ये हमारी बात को नहीं मानेंगे। और फिर जो उग्रवादी थे उनके साधनों के माध्यम से ही हमने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास करने शुरू किए। आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद के प्रणेताओं में तिलक का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है और इसके साथ में चूँकि उदारवादी जो रीति नीति थी उसकी असफलता हो गई थी या उसको कोई सफलता नहीं मिली थी, उसकी सहज प्रतिक्रिया में देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रवादी आंदोलन की धारा फूटने लगी। पंजाब में लाला लाजपत राय, बंगाल में विपिन चंद्र पाल और महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवादी चेतना का शंखनाद किया। कांग्रेस के मंच पर इन नेताओं के सामूहिक प्रयत्नों से राष्ट्रवादी आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप भी प्राप्त हुआ। कांग्रेस में राष्ट्रवादियों की यह त्रिमूर्ति लाल बाल पाल के नाम से सुविख्यात हुई। इस त्रिमूर्ति में तिलक वरिष्ठतम थे और इनके प्रमुख भी थे। उनके विषय में महर्षि अरविंद ने लिखा था, वे भारत के 2 या 3 ऐसे प्रमुखतम व्यक्तियों में से थे जिनकी संपूर्ण देश ने आराधना की और अनुसरण किया। तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई चेतना का संचार किया और राजनीतिक चेतना को बुद्धिजीवियों के वाणी विलास की अपेक्षा जनमानस के स्वाभिमान और राष्ट्र गौरव की अनुभूति का पर्याय बना दिया। तिलक उदात्त देशभक्त थे। मातृभूमि की सेवा की उनकी जबरदस्त लालसा थी और देश सेवा के लिए वो बलिदान और त्याग करने की तत्परता भी रखते थे। तिलक भारत के ऐसे नेता थे जिन्हें राजनीतिक आंदोलन के लिए कारावास भेजा गया था। उनका संपूर्ण जीवन त्याग, तपस्या और बलिदान की ओजपूर्ण गाथा के रूप में जाना जाता है। तिलक का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण जिले के रत्नगिरी में 23 जुलाई 1856 को हुआ। गोखले की भांति वे भी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध चित्पावन ब्राह्मण समुदाय से जुड़े हुए थे या उसी समुदाय के थे। तिलक का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो अपनी धर्मपरायणता, विद्वत्ता और धार्मिक परंपराओं के पालन में कट्टरता लिए हुए था। उनके पिता शिक्षक थे और संस्कृत के प्रकांड पंडित भी थे, लेकिन फिर भी गणित पर उनका अच्छा एकाधिकार था। इस प्रकार तिलक को जो वातावरण बाल्यकाल में मिला उसमें ज्ञान की गरिमा और परंपराओं के प्रति प्रतिबद्ध आस्था का विलक्षण समन्वय देखने को मिलता है। तिलक के पिता ने संस्कृत और गणित के प्रति उनके मन में प्रारंभ से ही रुचि उत्पन्न कर दी थी। जब तिलक 10 वर्ष के थे तो उनके पिता का स्थानांतरण पूना हो गया और पूना में आने से तिलक को उच्च शिक्षा प्राप्त आसानी से हो गई। तिलक ने 1876 में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उनके सहपाठियों और मित्रों का अनुमान था कि वे अध्ययन के लिए गणित में स्नातकोत्तर की उपाधि का अध्ययन करेंगे, लेकिन उन्होंने आगे अध्ययन के लिए गणित की अपेक्षा कानून विषय को चुना। और जब उनके सहपाठियों ने उनसे ये पूछा तो तिलक ने कहा कि मैं देश सेवा करना चाहता हूँ। मैंने अपना पूरा जीवन केवल जनता के उत्थान के लिए समर्पित कर देना चाहता हूँ। अतः मैं समझता हूँ कि इस कार्य में साहित्य या विज्ञान में विश्वविद्यालय की उपाधि की अपेक्षा कानून का ज्ञान अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। मैं ऐसे जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता जिसमें कि मेरा ब्रिटिश सत्ता के साथ टकराव ना हो।
इससे स्पष्ट होता है कि तिलक कानून की उपाधि सरकारी सेवा में प्रवेश करने के लिए योग्यता अर्जित करने अथवा वकालत करके प्रचुर धन कमाने की इच्छा से नहीं कर रहे थे। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि इस देश में विदेशी शासन का उन्मूलन तभी हो सकता है जब सुशिक्षित नवयुवक सरकारी नौकरियों और सुख सुविधा का मोह छोड़कर स्वयं को लोगों को जागृत करने और उन्हें ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए संगठित करने में पूर्ण क्षमताओं के साथ समर्पित कर दे। तिलक ने जनता की सेवा के मार्ग का चयन करके उसके लिए सर्वप्रथम जनता को शिक्षित बनाने की आवश्यकता अनुभव की। तिलक, विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर और आगरेकर ने मिलकर पूना में 1 जनवरी 1880 को न्यू इंग्लिश स्कूल प्रारंभ किया। द न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना तिलक की प्रथम सार्वजनिक गतिविधि थी। तिलक, आगरेकर और चिपलूनकर के प्रयत्नों से स्कूल ने 15 वर्ष की अवधि में ही बहुत तरक्की की और उसके छात्रों की संख्या 1000 से अधिक हो गई। परिणाम की इस दृष्टि से यह स्कूल पूरी प्रेसिडेंसी में अग्रणी रहने लगा। स्कूल का मुख्य उद्देश्य बालकों को सस्ती दर पर सर्वश्रेष्ठ शिक्षा उपलब्ध करवाना था। स्कूल का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल शिक्षित करना नहीं बल्कि उन्हें सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित करना भी था। और उसके पश्चात तिलक ने यह अनुभव कर लिया कि देश में जनता को जागृत करके उसे राष्ट्रीय आंदोलन का सक्रिय भागीदार बनाए बिना कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तिलक ने राष्ट्रीय जागृति और जनता को शिक्षित करने के उद्देश्य से समाचार पत्रों के प्रकाशन का निश्चय किया। 1881 में उन्होंने अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। इन पत्रों के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य देश से संबंधित प्रत्येक विषय पर स्वतंत्र दृष्टिकोण का प्रतिपादन करना तथा संसार में घट रही घटनाओं का विश्लेषण कर उनसे लोगों को अवगत कराना था। दोनों पत्र शीघ्र ही महाराष्ट्र में लोकप्रिय हो गए। इन पत्रों में प्रकाशित विचारों के कारण तिलक और आगरेकर को बहुत कष्ट भी सहने पड़े और कोल्हापुर के दीवान राव बहादुर बर्वे ने इन पर मानहानि का मुकदमा भी दायर कर दिया, जिससे दोनों को 4 महीने के कारावास की सज़ा सुनाई गई और जेल में उन्हें भारी कष्ट उठाने पड़े। किंतु इस कारावास के कारण दोनों नेताओं को जनता से अत्यंत प्रशंसा और सम्मान प्राप्त हुआ और कारावास के पश्चात वे प्रभावशाली जननायक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। तिलक को महाराष्ट्र प्रांत के प्रमुख नेता के रूप में मान्यता भी मिल गई। स्कूल की गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए तिलक, आगरेकर और उनके सहयोगियों ने इसे एक सार्वजनिक संस्था का रूप देने का निश्चय किया और 1885 में उन्होंने दक्खन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से एक सार्वजनिक संस्था की स्थापना की। सोसाइटी ने बम्बई के गवर्नर सर जेम्स फर्ग्यूसन के नाम से एक कॉलेज स्थापित करने का निश्चय किया और कई रियासतों के शासकों ने कॉलेज स्थापित करने के लिए सोसाइटी को बहुत सारा दान भी दिया। दक्खन एजुकेशन सोसाइटी में तिलक और आगरेकर में मतभेद हो गए, लेकिन ये मतभेद व्यक्तिगत नहीं थे। व्यापक सामाजिक प्रश्नों, समाज सुधार की वरीयता, भारतीय संस्कृति के प्रति दृष्टिकोण आदि के संबंध में दोनों के मध्य बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं थीं और इसी कारण आगरेकर और तिलक साथ साथ काम नहीं कर सके। तिलक ने दक्खन एजुकेशन सोसाइटी का परित्याग कर दिया और आगरेकर ने सुधारक के नाम से एक अलग समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके बाद भी सोसाइटी से अलग होने के बाद भी तिलक ने अपना सारा समय केसरी और मराठा के संपादन कार्य में लगाना प्रारंभ कर दिया। तिलक प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने वेदों, उपनिषदों और अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने द आर्कटिक होम इन द वैराज, ओरामन, वैदिक क्रोनोलॉजी एवं वेदांग ज्योतिष आदि ग्रंथों की रचना की और उनका ग्रंथ गीता रहस्य भारतीय दर्शन में उनकी पैठ और मौलिक अंतर्दृष्टि का ही परिणाम है। जनता में प्राचीन संस्कृति के प्रति आत्मगौरव का भाव विकसित करने के उद्देश्य से तिलक ने गणपति उत्सव को एक नया स्वरूप प्रदान किया और प्राचीन जननायकों के प्रति सम्मान का भाव विकसित करके जनता के स्वाभिमान को जागृत करने के उद्देश्य से उन्होंने शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया। इन उत्सवों को प्रारंभ करते समय तिलक के सामने यूनानी इतिहास का यह उदाहरण था कि ओलंपिक खेलों को राजकीय पर्व के रूप में रूपांतरित कर
यूनानियों ने छोटे छोटे नगर राज्यों को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोया था। इसी से उत्साहित होकर के, इसी से प्रेरित होकर के तिलक ने भी गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाने का प्रस्ताव रखा था। तिलक की मान्यता थी कि अपने प्राचीन जननायकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करके जनता में आत्म बलिदान और राष्ट्र के हितों के लिए संघर्ष करने की प्रवृत्ति अंकुरित होती है। महाराष्ट्र की जनता के मध्य ऐसी भावना उत्पन्न करने के लिए तिलक को शिवाजी सर्वाधिक उपयुक्त चरित्र प्रतीत हुए। धीरे धीरे शिवाजी उत्सव का क्षेत्र महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि वह राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में देश के अन्य भागों में भी मनाया जाने लगा। इन दोनों उत्सवों के माध्यम से तिलक वास्तव में जननायक बन गए और उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 1896 से 1896-97 में पूना में भयंकर प्लेग फैला। तिलक ने प्लेग से पीड़ित जनता की प्राणपण से सेवा की। प्लेग की रोकथाम के नाम पर उस समय ब्रिटिश अफसरशाही ने कुछ भी सहायता नहीं की। धार्मिक स्थानों और पूजा स्थलों की पवित्रता को भी नष्ट किया गया। पुरुषों महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्होंने प्लेग की रोकथाम के दौरान सरकारी ज्यादतियों का बहुत खुला विरोध किया। सरकारी अधिकारियों के प्रति जनता में फैले रोष की वजह से ब्रिटिश अधिकारी रैंड व उसके सहयोगी की हत्या के रूप में सामने आया और तिलक पर लोगों को हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा, जबकि तिलक का इससे कोई संबंध नहीं था। प्लेग के दौरान समर्पित जनसेवा की भावना तथा केसरी और मराठा में देशभक्तिपूर्ण ओजस्वी विचारों के प्रकाशन द्वारा तिलक ने जनता के मानस में एक दृढ़, निर्भीक और ब्रिटिश विरोधी जननेता के रूप में छवि बना ली। इन दोनों समाचार पत्रों में तिलक के द्वारा जो प्रकाशित विचार थे और उनकी जो सार्वजनिक गतिविधियां थी, इससे पूरे राष्ट्र में एक विद्रोह की लहर जलने लगी और इस टिप्पणियों से यह अर्थ लगाया गया कि तिलक ने रैंड के हत्यारों को हत्या के लिए उकसाया है। तिलक ने उक्त समाचार पत्र के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा दायर करने का निश्चय किया और जब वे उस उद्देश्य से बम्बई गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। तिलक को राजद्रोह के आरोप में 18 महीने की सज़ा सुनाई गई और इस राजद्रोह के मुकदमे ने तिलक की स्वतंत्र गतिविधियों को कुछ समय के लिए रोक दिया, लेकिन इससे उनकी प्रतिष्ठा प्रांतीय स्तर से बढ़कर अखिल भारतीय हो गई और पूरे राष्ट्र ने उनकी दृढ़ता और देशभक्ति की सराहना की तथा वे एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में पूरे देश में प्रतिष्ठित हो गए। उनकी कार्यशैली और विचारों के विरोधी भी तिलक के कारावास से बहुत दुखी हुए और कांग्रेस के अधिवेशन में भाषण देते हुए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि तिलक के बंदी होने के कारण सारा राष्ट्र रो रहा है। 1889 में तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पुनः सम्मिलित हुए और उस समय कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। गोपाल कृष्ण गोखले भी तिलक के साथ ही कांग्रेस में सम्मिलित हुए थे और तिलक ने बहुत जल्दी अनुभव कर लिया था कि कांग्रेस जनता को जागृत करने और ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध प्रभावकारी जन आंदोलन संगठित करने में सफल नहीं हो पा रही है और वह अपना प्रभाव नहीं फैला पा रही है। इस प्रकार जो तिलक थे, तिलक के उदारवादियों के साथ में बहुत ही गंभीर मतभेद प्रकट हो गए। वे विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के साथ मिलकर कांग्रेस में राष्ट्रवाद के प्रखर प्रवर्तक बने, लेकिन उग्रवाद के हिंसक कानून या गतिविधियों से प्रेरित उनका नहीं था। वो तो केवल भारतवासियों में राष्ट्र गौरव का भाव जागृत करने के लिए प्रयास कर रहे थे और स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए जनता को संगठित करने का प्रयास कर रहे थे। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में तिलक और अन्य राष्ट्रवादियों को पर्याप्त सफलता मिली। तिलक के प्रयत्नों से कांग्रेस द्वारा बंगाल के विभाजन के रूप में लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय जनता की अस्मिता को दी गई चुनौती का मुकाबला स्वदेशी और बहिष्कार के अस्त्रों के द्वारा किए जाने का प्रस्ताव पारित किया। तिलक ने स्वदेशी और बहिष्कार के विचारों को सफल जन आंदोलन में परिणत कर दिया और इस धीरे धीरे कांग्रेस के उदारवादियों और उग्रवादियों में मतभेद बढ़ते गए। उदारवादियों के संवैधानिक साधनों में तिलक को बिल्कुल आस्था नहीं थी और संवैधानिक साधनों के आग्रह पर तिलक कटाक्ष करते हैं और उन्होंने ये कहा
कि 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तिलक ने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति के विरुद्ध जन आंदोलन की आवश्यकता को समझा और उन्होंने स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार के 4 अस्त्रों को अपनाए जाने की आवश्यकता भी प्रतिपादित की। सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध देश में कई स्थानों पर हिंसक आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हुई और मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस ने बम फेंका। इस बम कांड के संदर्भ में तिलक के द्वारा लिखे गए लेखों के कारण उन पर पुनः राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें 6 वर्षों के लिए मांडले जेल में भेज दिया गया। तिलक के ऊपर जो राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया, उस राजद्रोह के मुकदमे का मुख्य कारण यह था कि तिलक की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही थी और तिलक की लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार चिंतित थी। तिलक के 6 वर्ष की कारावास के विरोध में बम्बई के मिल मजदूरों ने 6 दिन की हड़ताल रखी। यह तिलक की लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण था। मांडले जेल में तिलक को लगभग एकांतवास में रखा गया और जेल की भौतिक दशाएं और जलवायु जो थी वो तिलक के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं थी। जेल की कठिनाइयों का तिलक के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, लेकिन इस अवधि में, इस समय में तिलक ने स्वाध्याय और लेखन में उस समय को उपयोग किया और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीता रहस्य मांडले जेल में ही लिखी। जून 1914 में मांडले जेल से छूटने के बाद उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनके कई मित्रों ने उनसे कहा कि अब आपको पढ़ने लिखने में या बुक्स लिखने में ही अपना समय देना चाहिए। लेकिन तिलक ने कहा कि यदि भारत स्वतंत्र हो गया होता तो वे अपने आप को पुस्तकों के प्रति समर्पित कर देते। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि राजनेता के रूप में ही मेरी मृत्यु मेरी नियति है और इस नियति को मैंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है। जेल से बाहर आने के पश्चात तिलक ने 3 स्तरों पर सार्वजनिक गतिविधियों को प्रारंभ किया। प्रथम, कांग्रेस का पुनः एकीकरण, द्वितीय, नेशनलिस्ट पार्टी का पुनर्संगठन और तृतीय, होम रूल आंदोलन का प्रारंभ। 1916 में तिलक लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो था वो कांग्रेस के रूपांतरण का मार्ग खुल गया था एक तरह से, और वे एक ऐसे संघर्षकारी संगठन का रूप देना चाहते थे जो जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करके उन्हें उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग बना सके। इसी समय तिलक ने अपना प्रेरणास्पद नारा जो था उनका, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, घोषित किया। कांग्रेस के मंच से स्वराज्य का आह्वान एक संगठन के रूप में कांग्रेस के चरित्र का गुणात्मक रूपांतरण था और तिलक ने यह भरसक प्रयत्न किया कि कांग्रेस की गतिविधियों को जनसाधारण से जोड़ा जाए। वे अपने स्वास्थ्य की परवाह भी नहीं कर रहे थे और देश के कोने कोने में स्वराज का संदेश प्रसारित कर रहे थे। 1918 में तिलक ने इंग्लैंड की यात्रा की और तिलक के इंग्लैंड की यात्रा करने के बाद होम रूल लीग की स्थापना की गई। होम रूल लीग की स्थापना के बाद 1918 में वे दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन वो भारत नहीं आ पाए थे। इसी वजह से मदन मोहन मालवीय को उनके अनुपस्थिति में अध्यक्ष बनाया गया। 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने 1919 के भारत शासन अधिनियम के सुधारों का विरोध किया और वे उस समय सुधारों की ऐसी योजना के पक्षधर थे जो भारत में समयबद्ध आधार पर पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना कर सके। लेकिन 1919 में गांधी जी कांग्रेस में महत्व प्राप्त करने लगे थे और जलियांवाला बाग में जो बर्बर नरसंहार हुआ था उसकी घटना से गांधी जी बहुत क्षुब्ध हो गए थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की जो रूपरेखा थी उससे तिलक सहमत नहीं थे, क्योंकि तिलक का साधन या तरीका अलग था और गांधी का तरीका अलग था। कांग्रेस ने गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का सूत्रपात करने का निश्चय किया गया। 1 अगस्त 1920 को ही तिलक का बम्बई में निधन हो गया। तिलक का निधन और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का सूत्रपात देश के राजनीतिक भविष्य के रूपांतरण का संकेत था। लेकिन तिलक अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे
जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक गति प्रदान की, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। जो क्षेत्रीय आधार पे संचालित हो रहे थे आंदोलन, उनको पूरे देश का आंदोलन बनाया। और ये उनके द्वारा जगाई गई अलख का ही परिणाम था कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तिलक के अन्य विचारों के बारे में मैं आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।